नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया बिहार में लगातार चल रही है। बीपीएससी की तरफ से ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है। पहले फेज की बहाली हो चुकी, उसमें तमाम जितने शिक्षक हैं उन्होंने अपनी नियुक्ति दे दी। दूसरे फेज की बहाली हुई, उसका रिजल्ट हुआ और अब सरकार 13 जनवरी को उन तमाम 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके अलावा अभी सरकार बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी रखना चाहती है और तीसरे फेज की भी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी टीआरई 3.0 भी शुरू होने जा रहा है। बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में पद इसमें शिक्षकों के आ रहे हैं। जो शिक्षक इसमें अभी सफल नहीं हो सके अभ्यर्थी, उनके लिए एक और मौका है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये टीआरई 3.0 जब होगा तो ये पहली बार ऐसा होगा कि सरकार ने जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी की और उस सर्वे को उस पर 75% रिजर्वेशन देने को का फैसला किया। उस फैसले के बेसिस पर ये पहली परीक्षा होने जा रही है। बहुत बड़ा इवेंट होगा ये। अब जाहिर सी बात है कि क्या कुछ होगा, इसमें तमाम ऐसी टेक्निकलिटीज क्या होंगी, इन तमाम चीजों पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं और साथ ही साथ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत सजल जी, ये दो फेज की बहाली की प्रक्रिया आपने देखी और अब तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया भी सरकार करने जा रही है। एक नए स्वरूप में ये आरक्षण जो सरकार ने लागू किया है 75%, उसके तहत होगी। क्या कुछ होगा ये तीसरे फेज में, कितने पदों पे बहाली होगी? देखिए, तैयारी शुरू हो गई है तीसरे फेज की और तीसरे फेज की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त माह में परीक्षा ली जाएगी और ये अनाउंस पहले से ही था, लेकिन कल ये कंफर्म हो गया। कंफर्म इस मायने में हुआ कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 8 दिसंबर को अपना 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, तो इस बीच वो अनाउंस हो गया कि हर साल अगस्त में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लिया करेगी। तो जैसे ही ये थर्ड फेज का अनाउंस हुआ, तो कल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने डीएलएड के परीक्षा कैलेंडर को चेंज कर दिया। तो डीएलएड का जो परीक्षा कैलेंडर चेंज हुआ है, इस बात को कंफर्म कर गया कि अब अगस्त में हर हाल में परीक्षा हो जाएगी। ये जो परीक्षा होगी थर्ड फेज की परीक्षा में ये पहली परीक्षा होगी बिहार में, जिसमें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है। यानी अब 75% अगर ईबीसी का 10% जोड़ दीजिए तो 75% आरक्षण की व्यवस्था नई बहाली में लागू होगी और ये पहला अवसर होगा जब शिक्षकों की बहाली में 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू होने जा रही है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि हर कैटेगरीज में, जैसे प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें, प्रारंभिक का मतलब हो गया पहली से 5वीं के शिक्षक और पहली से 8वीं के शिक्षक, 6वीं से 8वीं के शिक्षक। तो ये जो हो गए पहली से 5वीं के शिक्षक, 6वीं से 8वीं के शिक्षक, इसमें भी हर कैटेगरी रिजर्वेशन के दायरे में आने वाली हर कैटेगरी की जातियों की महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। यानी एक तरह से कहिए तो हर जो रिजर्वेशन के दायरे में आने वाली महिलाएं होंगी, वो प्रारंभिक विद्यालयों में उनकी भागीदारी 50% की बनी रहेगी। सिर्फ इस बार वो जातीय आधार पर वो 50% बटेगा। ये एक नई बात होगी। दूसरी नई बात होगी, ठीक यही फार्मूला कायम होगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। वहां महिलाओं का रिजर्वेशन 35% है, तो हर जाति की 35% महिलाएं अप्लीकेंट होगी और बहाल होंगी, बशर्ते कि उतनी महिलाएं माने पात्र महिलाएं हो और योग्य महिलाएं हो। तो ये एक नया दिखेगा। और ये जो थर्ड फेज की बहाली होने होगी, थर्ड फेज की बहाली में मोटे तौर पर अगर हम लोग अनुमान करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख तक के पद होने के अनुमान है, आसार है। ऐसा इसलिए कि जरा पहले फेज की ओर चले
तो फर्स्ट फेज में 1,70,000 पद थे, जिसमें क्वालिफाई किए 1,20,000। 1,20,000 में 1,10,000 ने नियुक्ति पत्र लिए और उन 1,10,000 में करीब 1,02,000 ने योगदान किया। तो बाकी जो वैकेंट पद रह गए थे वो दूसरे फेज की बहाली में आ गए सारे वो पद। अब दूसरे फेज की बहाली को देखिए, 1,22,000 पद विज्ञापित हुए और करीब 92,000 फ्रेश हैंड इसमें चयनित होकर आ गए। तो 92,000 में 92,000 को हम 1,22,000 में घटा दें तो ये हमारी बैकलॉग वैकेंसी होगी। इसके अलावे 2024 तक जो शिक्षक रिटायर करने वाले हैं, जिनकी तादाद मान के चलिए कि 25,000 से कम नहीं होगी। इसमें हर कैटेगरी के शिक्षक होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे, वेतनमान वाले शिक्षक होंगे, तो प्राइमरी के शिक्षक होंगे, मिडिल के शिक्षक होंगे, प्लस 2 के शिक्षक होंगे, सेकेंडरी के शिक्षक होंगे। तो कुल मिला के हम लोग मान के चल रहे हैं कि थर्ड फेज में जो पदों की संख्या होगी अनुमानित, वो 80,000 से 1,00,000 के बीच पद होंगे। और इन पदों को लेकर सबसे ज्यादा जो उत्साहित है, ये वैसे कैंडिडेट उत्साहित है जिनकी तादाद हजारों में है, लाखों में है, जो इस बार वो डीएलएड और बीएड के अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो इस बहाली से चूक गए, जो पहले फेज की बहाली से चूक गए क्योंकि उस समय फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड फेज की बहाली से इसलिए चूक गए जो अपियरिंग कैंडिडेट नहीं थे, और थर्ड फेज की बहाली को लेकर उनके मन में जो आशंका थी कि बहाली थर्ड फेज की होगी या नहीं होगी, कहीं 2 फेज के बाद हम लटक तो नहीं जाएंगे। तो सबसे ज्यादा उत्साह ये अपियरिंग कैंडिडेट जो होंगे उनमें होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस परीक्षा को लेके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी एसटीटी के लिए जो आवेदन पत्र मांगे थे उसकी तारीख भी बढ़ा के अब 7 जनवरी तक कर दी गई है। तो कुल मिला के वो हर रिजर्वेशन पॉलिसी के दायरे में आने वाले हर जाति के कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट, खासकर महिलाएं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह होगा। जी सजल जी, हम आपके पास फिर आते हैं। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जिस तरह से पहले फेज की बहाली हुई, दूसरे फेज की बहाली हुई और अब तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, और वो भी नए तरीके से, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार ने 75% की लागू की है, वो पॉलिसी भी लागू होगी। जाहिर सी बात है कि आप लोग संघ के लोग हैं, आपके संघ में इतने सारे अभी 2.25 लाख नए शिक्षक जुड़ने जा रहे हैं, तो कैसे देखना है इसको? नए शिक्षकों में तो पहले ही उतार चढ़ाव देखा गया है और नियुक्ति के क्रम में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करने में ये राजनीतिज्ञ लोग लगे हुए हैं। वर्तमान सरकार ये शिक्षा को एक नया रूप देने के लिए नहीं है, शिक्षकों को एक नई दिशा देने के लिए नहीं है, ये राजनीतिक लाभ के लिए एक हथकंडा अपनाया गया है। कभी डीएलएड तो कभी बीएड तो कभी हाईकोर्ट तो कभी इनके बीच में अब आरक्षण आया। बिल्कुल सही बात है, सबों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा क्या टूल्स है क्या? डाक के द्वारा ज्ञान पहुंचा दें? शिक्षक डाकिया है क्या? उनके ज्ञान को बांटिए मत और ध्यान को भी मत बांटिए। ये जो डमरू बजा रहे हैं नियुक्ति के नाम पर, यह शिक्षकों का भला नहीं है, न समाज का भला है। डोमिसाइल नीति कहाँ लागू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कानून में वेतन नहीं दीजिएगा कि दीजिएगा? पहले वेतन की व्यवस्था आपने की है क्या? अराजक दौर से गुजर रहा है और शिक्षक और शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था ये नियुक्ति से ये नहीं होने वाला है। नियुक्तियों में जो आपने जो क्राइटेरिया लाया है यह बिल्कुल गलत है। बीपीएससी का हवा क्यों खड़ा कर रहे हैं? हम लोग विद्यालय सेवा बोर्ड से बहाल हुए थे, कहाँ इतना हुआ था? कहाँ स्कॉलर बैठते थे? कहाँ इतना खर्च था?
एक और शोषण कर रहे हैं, दूसरी ओर नियुक्ति का हवा खड़ा कर रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए। ये मतदाताओं को लुभाने का एक तरीका आपने अपना लिया है। शैलेंद्र जी एक और सवाल है, सारी कई बार प्रक्रियाओं में जी शैलेंद्र जी एक सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि कई बार हम लोग डिबेट में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं, जब नियुक्ति नहीं होती है तो ये सवाल खड़े होते हैं कि सरकार नियुक्ति नहीं कर रही, और अब जब नियुक्ति हो रही है तो ये सवाल हो रहा है कि क्यों इस पर इतना हवा खड़ा है। क्योंकि अगर आप ठीक है, गड़बड़ियां अपनी जगह पे कहीं ना कहीं होंगी, अगर इतने बड़े पैमाने पे हो रही हैं, नियुक्तियां तो अल्टीमेटली हो तो रही हैं ना। संसाधन है आपके पास क्या? नियुक्ति कहां कर रहे हैं आप? झोपड़ी वाले स्कूलों में, पेड़ों के नीचे चलने वाले स्कूलों में। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किया नहीं, और उसके परिप्रेक्ष्य में आप नौकरी दे रहे हैं। न वेतनमान है, न कोई सुविधा है, न कोई सेवा शर्त नियमावली है। आप केवल नियुक्ति का हवा खड़ा किए हुए हैं, भेड़ बटेर की तरह। नियुक्ति का यही प्रावधान है क्या कि बहाल कर दो, वेतन के लिए वो ललायित रहें, सुविधाओं के लिए लालायित रहें? यही नियुक्ति का क्राइटेरिया है क्या? और वो भी बिहार लोक सेवा आयोग से। आज सेवा शर्त नियमावली आपसे नहीं बना, किस आधार पर वो काम कर रहे हैं, कौन सी सुविधा उनको दे रहे हैं? आप अपने लिए तो सुविधा युक्त वातानुकूलित मकान, दुकान, ऑफिस, गाड़ी 30-30 लाख की, और शिक्षकों के लिए प्राइवेट गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है। उन सुदूर देहातों में क्या कष्ट है उनको। नियुक्ति मतलब राजनीतिक लाभ शुद्ध रूप से दिखाई पड़ रहा है, आम जनता के बीच है। मास्टर के बहाली बहुत हुआ, हर घर में एक शिक्षक हो गए, लेकिन सुविधा क्या उनको मिली? पहले सुविधा के अनुसार शिक्षक रहते थे, कष्ट झेलते थे। अब आप योग्य शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए इनको, और सुविधा नगण्य। बड़े बड़े अफसर का ऊपर से हंटर और डंटा। चट्टोपाध्याय कमीशन 1985 का पढ़िए, उसमें दिए हैं कि जब तक सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएगी, सामाजिक समरसता और समाज और शिक्षाविदों का सहयोग नहीं लिया जाएगा, तब तक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती। जी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती। जी शैलेंद्र जी, सजल जी, सवाल यह है, जिस समय जो अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि संसाधन नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा। अब सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि जिन स्कूलों में नियुक्ति वहां पर उनकी बहाली होगी, वहां पे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि कई जगहों से ये शिकायतें मिली कि आसपास कोई रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। सरकार तकरीबन जो है 2800 करोड़ रुपए शायद देती है एचआरए को लेकर। क्या इसमें व्यवस्था करने जा रही है सरकार? क्योंकि नियुक्ति तो इतने बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या में हो रही है, उनके रहने की, आवास की व्यवस्था कैसे हो रही है? जैसा दीपक जी हम लोग थोड़ा पीछे चले, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार में हाई स्कूलों की संख्या 2500 बच गई थी। ये 2500 स्कूल बिहार में बच गए थे। कुल 4000 हाई स्कूल बिहार में थे, और प्राइमरी मिडिल की बात करें तो बिहार में बच गए थे 29,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल। आज की तारीख में बिहार में प्राइमरी मिडिल स्कूलों की संख्या बच के 29,000 की संख्या चली गई 72,000 पे। और जो 2500 हमारे स्कूल थे, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनकी संख्या आज की तारीख में चली गई है 9,630। ये आंकड़े हैं, और आज की तारीख में फेज वाइज हर पंचायत में एक +2 स्कूल दे दिया गया है। तो ये शैलेंद्र जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि संसाधनों का अभाव है। तो पहले स्कूल अपग्रेड किए गए, ये पहला फेज हुआ। दूसरा फेज हुआ कि बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे का सरकार ने प्रावधान किया,
और भवन बनाने के कार्य वो दे दिए गए हैं बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम को। भवन निर्माण फेज वाइज में शुरू होगा और जब तक वो भवन नहीं मिल रहा है तब तक अस्थायी भवन खड़े किए जा रहे हैं, वो शेड वाले। और अब थर्ड फेज में उन विद्यालयों में शिक्षक पहुंच गए हैं, तो अब वहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये शैलेंद्र जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि शिक्षक रहेंगे कहाँ? अब गांवों में गए, पंचायत मुख्यालय में गए तो रहेंगे कहाँ? तो इन शिक्षकों को सरकार ने कहा है कि 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ये है कि हम शिक्षकों के आवास भत्ता पे हर साल 2800 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इन 2800 करोड़ में स्कूल के इर्द गिर्द ही हम उनके लिए भवन किराए पे ले लेंगे। उनके लिए हो सकता है हम मल्टी स्टोरी बना दें, तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनसे टेंडर लिए जा रहे हैं और उन्हें ये भी कहा गया है कि जब तक वो नहीं बन पा रहा है तब तक आप हमें अस्थायी आवास हमारे शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराइए। तो ये आवासन की व्यवस्था हो रही है सरकार के स्तर पर। इस प्रक्रिया में विलंब लगेगा, विलंब होगा, लेकिन एक इसमें बड़ा पीछ ये भी है कि मान लीजिए जो लोकल शिक्षक होंगे, जो इर्द गिर्द के शिक्षक होंगे, अगर वो उनको रहेंगे तो शहरी आवास भत्ता घटने से वेतन की राशि घट जाएगी। तो एक शिक्षक जो लोकल शिक्षक होंगे उनमें ये थोड़ा सा इस बात को लेके बेचैनी होगी कि आवास लें और पैसे कटाएं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा सहूलियत जो होगी वो महिला शिक्षकों को होगी। अब जैसे मैं अभी समस्तीपुर में हूँ, हमारे यहाँ ताजपुर प्रखंड के जो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है रोसड़ा में। रोसड़ा मतलब दरभंगा के बॉर्डर पे। अब इन महिलाओं ने क्या किया है कि 2-3 महिलाओं के ग्रुप ने वहां एक कमरे ले लिए हैं, एक मेड रख लिया है और ये स्कूल अटेंड कर रही है। तो ये सुविधा करीब करीब फीमेल को जो सरकारी आवास होगा वो सूट करेगा, लेकिन मेल के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेल के जिम्मे स्कूल के अलावे कुछ घर परिवार की भी जिम्मेदारियां होती है, तो उनको ये सूट नहीं करेगा। दूसरा कि पैसे कम पड़ जाएंगे, इसलिए सरकार हर शिक्षक से ये ऑप्शन मांगने जा रही है। उसका आदेश निकल चुका है और ये रिपोर्ट मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट से सरकार को मिलने वाली है कि हर शिक्षक से ये पूछा जा रहा है कि आप शहरी आवास भत्ता लेंगे या आवास लेंगे। तो इस दिशा में एक्सरसाइज शुरू हो गया है और आप इसको लेके शिक्षा विभाग रिपोर्ट ले रहा है कि किस शिक्षक को आवास चाहिए, किस शिक्षक को आवास भत्ता चाहिए। इस आधार पर शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा इन रिपोर्टों में और इसके बाद इस मामले में शिक्षा विभाग वाकई ये आदेश जो है सजल जी, वाकई ये आदेश जो आया है एचआरए को लेके, वो आसपास स्कूलों के आसपास शिक्षकों को रखना है या फिर विभाग को, शिक्षा विभाग को वो 2800 करोड़ रुपए बचाने हैं? नहीं, वो 2800 करोड़ तो शिक्षा विभाग उसको दे देगा ना, जो आवास मुहैया कराएगा उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मिलेगा वो। और शिक्षा विभाग एग्रीमेंट करने की तैयारी में है, जब शिक्षकों के ऑप्शन मिल जाएंगे तो 2800 करोड़ रुपया बचेगा नहीं। वो 2800 करोड़ रुपया दोनों ऑप्शन है, या तो शिक्षक पहले की तरह लेते रहे या फिर अगर आवास लेंगे तो वो 2800 करोड़ रुपया उन भवन मुहैया कराने वाली कंपनियों को मिलेंगे, तो वो एग्रीमेंट पर तय करेगा। जी जी, शैलेंद्र जी, सवाल ये है कि देखिए जिस समय अभी बिहार के लिए बेहद ये 2 साल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में है कि इन दोनों वर्षों में बिहार में चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से ये बार-बार या फिर जो नेता है उनकी तरफ से बार-बार इस बात को लेकर ये कोशिश हो रही है कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े पैमाने पे जो बहाली हो रही है इसे शिक्षा का मुद्दा बनाए। जाहिर सी बात है कि ये जो जातीय जनगणना का जो मामला है या फिर आरक्षण वाला जो मामला है, सरकार के लिए ये ट्रम्प कार्ड है और इसको तीसरे फेज में अगर सरकार लागू करेगी तो क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? चुनावी मुद्दा तो ये है ही शिक्षक नियुक्ति। बिल्कुल, ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। ये शिक्षा में सुधार और गुणात्मक परिवर्तन के लिए नहीं है। आधार श्री के पाठक जी जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हुए, आधारभूत संरचना के
निगम में जाकर इन्होंने छापा मारा और उसकी जांच की। 28,000 करोड़ से ऊपर रुपया वहां रखा हुआ था। कौन लोग दोषी है? शिक्षक दोषी है क्या? आधे अधूरे इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यालय बने हैं, आधे अधूरे बने हैं। कहीं गेट नहीं है, तो कहीं ईंट नहीं है, तो कहीं प्लास्टर नहीं है। ये चंद नौकरशाहों के ठेकेदारों ने शैलेंद्र जी, यहाँ पे रोकना और चाहूंगा। आपने राजनीतिज्ञों 28,000 करोड़ की बात की है, वो 28,000 करोड़ रुपए किस मद के हैं? भवन निर्माण, आधारभूत संरचना, जिसकी चर्चा सजल जी ने अभी की है। ये आधारभूत संरचना शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों के निर्माण के लिए है, उनके व्यवस्थागत ढांचे में सुधार के लिए है, और पंचायती राज के तहत चट्टोपाध्याय कमीशन ही नहीं, राममूर्ति, यशपाल, ये सारे लोगों ने ये किया था कि यह पंचायती राज के तहत होगी तो सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब विद्यालयों का विकास होगा तब शिक्षा में भी विकास होगा, शिक्षकों में भी वो व्यवस्था आएगी। हॉस्टल की व्यवस्था थी। आज समर्था विद्यालय को जाके देख लीजिए। ये समस्तीपुर की बात कर रहे हैं सगल जी। समर्था स्कूल में मैं सुभाष शर्मा जी के साथ गया था और सारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग गए थे। समर्था एक ऐसा स्कूल है जो नेतरहाट का बराबरी करता था। शहरी विद्यालय तो छोड़ दीजिए, और वहां गांव में आवासीय व्यवस्था थी, लॉज की सैकड़ों लॉज। उस हाई स्कूल के 10th तक का विद्यालय, और वहां जो मैंने व्यवस्था देखी वो गुरुकुल से भी ऊपर था, राजकीय कृत विद्यालय था। सुदूर देहात में जहां कहीं से भी चलिए तो 4 किलोमीटर पैदल अब तो रास्ता हो गया, और गांव में लॉज की व्यवस्था थी। हजारों हजार लड़के वहां पढ़ते थे और सब लॉज में रहते थे। आज उनकी स्थिति देखिए, जर्जर अवस्था में है। ये तमाम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रियों और ये तमाम नौकरशाहों की देन है कि वैसे वैसे विद्यालय, टेकारी राज स्कूल, सागरपुर हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल, शास्त्री नगर स्कूल, जाके देखिए दुर्दशा। जो सभी क्षेत्रों में था, अलग जगह हुए था, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और कितने IAS IPS हुए। आज पटना कॉलेजिएट की स्थिति जाके आप देख लीजिए, किस जर्जर अवस्था में है। वहां कुछ अभी बन रहा है आधारभूत संरचना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा घालमेल हॉस्टल बन रहा है। सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल का क्वार्टर सुपरिटेंडेंट का क्वार्टर हो रहा है। फील्ड में जाकर देखिए, पूरा गौशाला बना हुआ है, गधों का जमात है, जानवरों का जमात है, अफीमचियों का जमात है। स्थिति तो यहां बिगड़ चुकी है। जिस कमीशन ने, राममूर्ति ने, यहां का सीमेट, जसपाल ने, चट्टोपाध्याय ने, कोठारी ने क्या क्या नहीं दिया। शिक्षा के लिए दिया, शिक्षकों के लिए दिया और समाज के लिए दिया, अपने सुझाव को दिया। और शिक्षाविदों का एक और ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक योजना के तहत स्कूलों का निर्माण हुआ, और उससे शिक्षा कहां थी। आज एकाएक आप जो चाह रहे हैं नियुक्ति करके और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाना, यह संभव नहीं है। और आतंकी डंडा चलाना, संविधान के विपरीत शिक्षकों को सम्मान नहीं देना, शिक्षकों को आधारभूत संरचना के तहत जो जो सुविधाएं उसको नहीं देना, पंचायती राज लागू करके सचिवालय का डंडा चला रहे हैं आप। जी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पॉलिटिकल लाभ है, असस्ती लोकप्रियता लूटने का यह है। और ये तमाम राजनीतिक लोग नौकरशाहों के माध्यम से चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षकों को अपमानित करना। इससे शिक्षा में सुधार हो जाएगा क्या? सारे कमीशन का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नियुक्तियां हो रही है, लेकिन संसाधनों की और कमी। शिक्षकों का
जाहिर सी बात संसाधनों है की कमी है और संसाधनों उसके की आधार कमी है, पर आप जिसकी हो रही है। चाहिएगा कि शिक्षा सजल में जी, एक सुधार आखिरी होगा। प्रश्न, जिस तरह कौवा से बनाए हुए हैं आप। जी, जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि आधारभूत संरचना विकास निगम में 28,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अगर वो पैसे पड़े हुए हैं, फिर ये स्कूलों की हालत इतनी बदतर क्यों है? क्यों नहीं विभाग इस पे एक्शन लेता है? वो जो 28,000 करोड़ रुपए थे, वो जब 8 जून को के पाठक जी ने अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली, उसके तीसरे या चौथे दिन वो गए थे। या पहले बता दूं कि आधारभूत संरचना विकास निगम 2010 में के पाठक जी का ही बनाया हुआ है। तब वो शिक्षा विभाग के सचिव हुआ करते थे और उन्होंने शिक्षा विभाग के स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को के भवन निर्माण के लिए ये निगम उन्होंने बनाया था। ये उनका क्रेडिट था और इसीलिए वो बहुत उत्साहित होकर गए थे देखने के लिए और वहां पाया कि 28,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। बड़ा एक्शन हुआ उस दिन। उसके एमडी से लेके और नीचे तक के सारे जो स्टाफ थे, जूनियर इंजीनियर से लेके बड़े बड़े इंजीनियर, सारे के वेतन बंद कर दिए गए और कईयों पर और भी अनुशासनिक कार्रवाई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की गाज गिरी और उसके बाद करीब हर हफ्ते वे उन पैसों का हिसाब किताब लेने पहुंचते रहे। नतीजा ये हुआ कि निर्माण कार्य में बहुत तेजी आई और अब उस पर नकेल कस गया है निगम पे, क्योंकि उस निगम को एक तरह से कहिए तो वो के पाठक की पहल थी और के पाठक उसे मॉडल बनाना चाह रहे थे। इसलिए उन्हें तकलीफ हुई थी कि ये 28,000 करोड़ रुपए। कमाल की बात ये थी, उन्होंने पाया कि वहां जो निगम के इंजीनियर्स थे, उन्होंने इंजीनियर बहाल कर रखे थे छोटे छोटे मॉनिटरिंग के लिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था खत्म की कि अगर बाहरी इंजीनियर आते हैं तो फिर भाई आपकी क्या जरूरत है, आपको निकाल बाहर किया जाएगा। तो अब जो शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात कही, जब वो 28,000 करोड़, अब उसके बाद से ये हुआ कि वो मामला सामने आने के बाद अब निर्माण कार्यों में बहुत तेजी आ गई है और ये काम चल पड़ा है। वो 28,000 करोड़ रुपए में वो स्कूलों के पैसे थे, भवन निर्माण के, वो 28,000 करोड़ रुपए में कॉलेजों के पैसे थे, अंगीभूत महाविद्यालयों के पैसे थे, उसमें विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण के पैसे थे। तो अब वो पैसा खर्च बहुत तेजी से हो रहा है और काम चल पड़ा है, क्योंकि सारे अधिकारियों को उन्होंने वेतन ही बंद कर दिए। तो होता है ना कि जब खुद पे गाज गिरती है तब उन्हें होश आता है। तो उन अधिकारियों को, और उसमें ये भी बता दें कि वहां इन निगम के जितने इंजीनियर जिलों में हैं, तो अब उनकी कमान जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के हाथ में दे दी गई है। जी तो जी सजल जी, जाहिर सी बात है कि नियुक्तियां करने और तमाम चीज नियुक्तियों और शिक्षकों पर एक्शन लेने के अलावा जरूरी है कि अगर शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है तो सबसे पहले सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक उसको दुरुस्त करना होगा और तभी ये तमाम चीजें जो है, जिस व्यवस्था की बात हो रही है वो व्यवस्था सुधारा जा सकता है। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।